दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आपके सामने जो कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली मेरे पास आई है जयपुर राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कल मैंने फ्री कुंडली अध्ययन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके बिल्कुल देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी लिखा करिए। रविवार का कार्यक्रम आप लोगों के कमेंट के माध्यम से जो कुंडलियाँ आती हैं वहाँ से चुनता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, ये कर्क लग्न की कुंडली है और लग्न में ही उच्च के गुरु बैठे हैं। और सबसे जो गहरी और अच्छी बात है कि इस कुंडली में गुरु से केंद्र में सूर्य बैठे हैं, शुक्र दिग्बली हैं और सूर्य नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। जो ग्रह सूर्य का नीच भंग कर रहा है वो शुक्र है और वो स्वयं इस कुंडली के लाभ भाव और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के दिग्बलत्व को प्राप्त कर रहे हैं। मैंने ये बात बहुत बार कार्यक्रम में कही है कि प्रत्येक ग्रह अगर अपने दिग्बल क्षेत्र में बैठा है तो वो अतिरिक्त बलवान हो जाता है। वो प्रत्येक ग्रह जो वर्गोत्तम है वो बहुत बलवान हो जाता है। तो लग्न बना कर्क का, नवांशा बना तुला का और दशमांशा मिथुन का। तो जरा सोच के देखिए, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क है ना, ये चर प्रकृति की राशि बनी है लग्न में। तो व्यक्ति एक जगह पे स्थिर होकर के उसकी प्रवृत्ति स्थिर वाली नहीं है। अगर मान लीजिए किसी जातक की कुंडली अगर वृष लग्न की बनती है, ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, अगर किसी जातक की कुंडली वृष लग्न की बनती है तो उसके जीवन में प्रायः एक ठहराव देखा जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न में ही चर प्रकृति का लग्न या राशि बन जाए, उसके जीवन में थोड़ी बेचैनी, थोड़ी जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, स्थिरता थोड़ी कम होती है। और द्विस्वाभाविक वालों के पास न तो वो चलायमान है और न तो स्थिर है, मतलब उसमें दोनों ही गे गुण विद्यमान होते हैं। कर्क राशि का लग्न में बनना और राशि के अधिपति चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं, मतलब लग्नेश और लग्न दोनों बली हो गए। लग्न बली क्यों? क्योंकि लग्न में उच्च के गुरु और वो डिग्री के हिसाब से 10 डिग्री का लग्न पूर्णतया बलवान लग्न है। अब एक बात जो सामान्यतः मैं आप लोगों को अभी ही कह दूं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह अच्छे बैठे होने चाहिए। अगर ग्रह अच्छे बैठे हैं तो वो व्यक्ति सोना छुए तो और भी आगे बढ़ जाए, कोयला छुए तो और आगे बढ़ जाए। और अगर ग्रह अच्छे नहीं बैठे हैं तो फिर वो व्यक्ति को डिग्रेडेशन में लेके जाते हैं, कमजोरी में लेके जाते हैं। तात्पर्य मेरा ये कहने का है कि आप चाहे जो करना चाहते हैं, आप चाहे जो करना चाहते हैं जो करिए, पर आपकी कुंडली में अगर ग्रह ठीक बैठे हैं तो उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है। लग्नेश उच्च के लाभ भाव में और सूर्य और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण को प्रोत्साहन दे रहा है। तो जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति चतुर्थ में चतुर्थेश के साथ धन और लाभ का योग एक साथ बन गया। शुक्र जन्म कुंडली में लाभेश होकर के और चतुर्थेश होकर के उच्च के बैठ गए और इस कुंडली के धन भाव के अधिपति केंद्र में। मैंने अभी कल ही परसों कार्यक्रम बनाया था ना कि विभिन्न भावों से आप अपनी कुंडली में कितने प्रकार के धन योग बन रहे हैं, ये कैसे जानते हैं। तो कैसे जानते हैं मैं, इसका एक सिद्धांत निकल गया कि अगर धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है, दशम में बैठा है, लाभ में बैठा है, या इन भावों के अधिपतियों का संबंध परस्पर बन रहा है, लाभ के अधिपति शुक्र, धन के अधिपति सूर्य, ये दोनों एक साथ बैठ गए, जिसमें से वहां दो दो राजयोग बन गए। एक मालव्य योग बन गया और दूसरा नीचभंग राजयोग बन गया। और ये सारे ही ग्रह परिणाम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि चंद्रमा बली है, चंद्रमा पे बलवान स्थिति मिल रही है। हाँ, कमजोरी कहाँ आएगी कि उस चंद्रमा पे राहु और मंगल की दृष्टि के कारण, साथ ही साथ उस पे शनि की दृष्टि के कारण इस व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं है, एकाग्रता भंग होगी, कंसंट्रेशन बिलो जाएगा, मन मलिन है। हम उसको और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। यहाँ चंद्रमा कृतिका में बैठे हैं। अब यहीं पे रोक करके आपको नक्षत्र पे चर्चा कर दूं तो जिस भी व्यक्ति का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है उसको ओम अग्नये नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार एक माला जपना चाहिए।
इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने बीपी शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। नेत्रों से संबंधित समस्या को सावधान, उस तरफ से क्षेत्र को सावधान रखना चाहिए। अपच, एसिडिटी, कब्जियत और पित्त की समस्या प्रायः देखने को मिलती है। हेडेक होता है, माथे में दर्द होता है, सीने में जलन होती है और घर से उसको प्रायः दूर रहने की नौबत आ जाती है। घूम घूम करके पैसे कमाने और गलत निर्णय लेने का एक प्रभाव प्रायः व्यक्ति में देखने को मिल जाता है। मतलब ये सारे नेगेटिव तत्व इस कुंडली में ऐसे मिलेंगे। तो जहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य में पित्त को परेशान नहीं होने देना है, घूम घूम करके पैसे कमाने की चलो एक तो वृत्ति है, पर फिर भी हमें हमारे घर पे हमारा माहौल कैसा है, हम घर को कितना संतुलित रख पा रहे हैं, हमारे घर का वातावरण कैसा रह रहा है, इन सभी बातों पे भी हमें विचार आवश्यक रूप से करना होगा। हम घर पे हैं तो हमें घर के बाहर की याद आती है, हम बाहर हैं तो हमें घर की याद आती है। तो ये जो एक असंतुलन बना हुआ है, हमें इसको ठीक करना होगा और उसके लिए निश्चित रूप से आपको अपने वास्तु देवता की पूजा करनी होगी। इतना ठीक है। इस कुंडली का धन क्षेत्र, अपने व्यवसाय से धन बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहें तो नौकरी भी कर सकते हैं, पर नौकरी से ज़्यादा इस कुंडली में व्यवसाय के योग बने हैं, जहां बच्चों का सामान, कपड़े का काम, खाने पीने का काम, दूध से संबंधित, मिष्ठान्न से संबंधित, इसके साथ ब्रेड बेकरी से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं। पर सामान्यतया ये कुंडली व्यापारिक ही है। नौकरी में रहने के बाद भी व्यक्ति के पास सदैव व्यापार का दिमाग चलता ही रहेगा। और एक बात और कह दूं तो इस कुंडली में बुध के साथ मंगल बैठे हैं और बहुत अच्छी बात है कि शनि और मंगल का संबंध एक दूसरे से चौथे 10वें है। पर अगर ये जरा भी मंगल के जगह पे शनि आ जाते और शनि के जगह पे मंगल चले जाते तो ये अतिरिक्त परेशानी दे देते, या फिर ये कह सकते हैं कि ये फिर इतनी ज़्यादा एक कमजोरी वाली बात हो जाती कि पूछने की बात नहीं है। पर बहुत अच्छी बात है, भगवान की अति कृपा है कि मंगल और शनि का संबंध आपकी कुंडली में एक साथ जो है, मंगल के पीछे शनि, शनि के मंगल पीछे, अगर मंगल और शनि की दृष्टि एक दूसरे पे पड़ जाती तो परेशानी होती। पर गौर करिए, एक परेशानी अभी भी है। मंगल की चौथी दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है और शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है। इस भाव के अधिपति शनि के ठीक पीछे गुरु बैठे हैं उच्च के, तो अष्टम और सप्तम भाव के अधिपति के ठीक पीछे गुरु के बैठने के कारण इस व्यक्ति का रिसर्च बढ़ेगा, उच्च शिक्षा बढ़ेगी, विदेशी प्रवास बढ़ेगा और ममता, क्षमता, दया, आर्द्र, करुणा और दयालुता, निष्क्रियता, बहुत ज़्यादा चीज़ों में लिप्त नहीं होना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में घुसना नहीं, दार्शनिकता, मौलिकता, धर्म और अधर्म के बीच समझने का बल, सत्य और असत्य को समझना, ममता, समता, ये जो गुण हैं वो सारे गुण व्यक्ति की कुंडली में गुरु से आ जाएंगे। और शनि जो कि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे नहीं हैं पर देख रहे हैं, मंगल की भी दृष्टि अष्टम भाव पे है। इस कारण से हमारी कुंडली में चोट चपेट की घटनाएं, एक्सीडेंट, अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा और अपने सामान की सुरक्षा के साथ साथ एक ये भी डर रहता है कि घर में चोरी हो जाए, सामान गुम हो जाए, विष वाले जानवरों से खतरा हो, एक्सीडेंट हो जाए, इस तरीके का जो है वो खतरा, आयु के साथ आयु में रोग, है ना। तो ऐसी एक्सीडेंट में मृत्यु वगैरह का तो योग नहीं होगा, पर एक्सीडेंट होने के योग जरूर बने हैं। प्रायः एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो अगर व्यक्ति को चोट लग जाए तो कमर में अगर चोट लग जाए तो वो जीवन भर वो कमर का दर्द बना रहता है। अगर दांतों में चोट लग जाए तो जीवन भर दांतों से संबंधित, मतलब एक परेशानी है जो लगातार कई वर्षों तक, कई जीवन भर आपको परेशान करती है लंबे समय तक के लिए। शनि की दृष्टि सूर्य पे, सूर्य और शुक्र के ठीक पीछे राहु बैठे हैं। ये सूर्य और शुक्र के ठीक पीछे जो राहु बैठे हैं और शनि की दृष्टि जो धन भाव के अधिपति सूर्य और शुक्र जो कि लाभ भाव के अधिपति हैं, तो व्यक्ति को लालची बनाएंगे। इतना ही नहीं, उसके नौकरी में भी कई बार व्यक्ति के प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो जाते हैं शनि, शुक्र, सूर्य और राहु के अंतर प्रत्यंतर या दशाओं में। इस कारण से जब कभी भी हमारे ऊपर से इन ग्रहों की दशाएं चलेंगी, हमें अपने नौकरी, अपनी सामाजिक गतिविधियों, हमें अपने चरित्र, हमें अपने व्यवहार और उम्र से बहुत ही छोटी जो लड़कियां हैं, बहुत छोटे उम्र के लड़कियों और बच्चों के प्रति भाव गंदा हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। इस कुंडली का चतुर्थ भाव बहुत बढ़िया बैठा है।
बुध थोड़े परेशान जरूर हो रहे हैं क्योंकि मंगल के प्रभाव में हैं, तो वो एक निर्णय लेने में जो व्यग्रता होती है वो जातक में देखने को मिलती है। दूसरा एक कारण ये भी होगा कि बुध जो हैं वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जहाँ के अधिपति यहीं बैठ करके अपने आप को बलवान कर रहे हैं, और बुध और चंद्रमा आमने सामने होने के कारण व्यक्ति को दाम्पत्य में थोड़ी बहुत परेशानी, निर्णय लेने में दिक्कत होती है। संतान वगैरह का सुख बहुत अच्छा है। साहस, बल, पराक्रम, समस्याओं को समझने की शक्ति, क्रिएटिविटी और उद्योगीपन, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना और अपने जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं को समझने की अद्भुत कला होती है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। ऊपर से गुरु और बुध के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये और भी अच्छी बात होती है। कम्युनिकेशन के मामले में, बुद्धिमत्ता के मामले में, कन्विंसिंग कैपेसिटी के मामले में, धर्म के मामले में, लोगों को सम्मान देने के मामले में, आदर प्रतिष्ठा समाज में लगातार बना रहता है। नौकरी वगैरह के योग भी इस कुंडली में सूर्य और शुक्र के कारण बनेंगे। अब आपको मैं यहाँ से गुरु की दृष्टि यहाँ बहुत अच्छी बनी, गुरु की दृष्टि यहाँ पे कमज़ोर तो नहीं है पर ठीक ठाक है। हालांकि सप्तम भाव के अधिपति का अपने भाव से 8वें भाव में जाना दाम्पत्य में थोड़ी परेशानी जरूर देगा, और गुरु की दृष्टि नवम भाव पे है जहाँ वो अपनी राशि को देख रहे हैं, तो व्यक्ति में धर्म, दान, पुण्य, पूजा, पाठ, मंत्र, लोगों की सेवा, सामाजिकता और राजनीति, इसका योग भी अलग से पैदा हो जाता है। नवांश कुंडली तुला की बनी है, जहाँ के अधिपति उच्च के बैठे हैं शुक्र चंद्रमा के साथ। ये बड़ी विलक्षण बात होगी और दाम्पत्य का संपूर्ण सुख यहाँ पे प्राप्त होते देखा जा रहा है। गुरु और मंगल का शिक्षकीय योग, पत्नी भी कारोबार या नौकरी करने वाली, शिक्षकीय या बैंक में काम करने वाली। 12वें भाव में शनि बैठे हैं जो चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के और पंचम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। इस कारण से पत्नी के ऊपर व्यय और कभी कभी उनमें सामान्यतया मतभेद होता है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर पत्नी दिमाग लगाने वाली और व्यावसायिक नेचर की होती हैं। नवांश कुंडली में चौथे भाव में नवम भाव के स्वामी बुध बैठे हैं। नवांश कुंडली के चौथे भाव में नवम भाव के स्वामी बुध बैठे हैं और लाभ भाव के स्वामी नवम में बैठे हैं। ये दाम्पत्य में एक अलग तरीके का ईर्ष्यालुपन या सामाजिकता से ज़्यादा अपने ऊपर आत्म केंद्रित होने का बल, व्यक्ति अपने बच्चे, अपनी चीज़ें होती हैं उसको पहचानता है और उस पर उसका ध्यान ज़्यादा जाता है। वो अपने बच्चों की प्रगति देखना चाहता है, जैसा कि सभी चाहते हैं, पर यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तर्क बल बहुत ज़्यादा है, ज्ञान बहुत अद्भुत है और इसमें भी कोई बात नहीं है। व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत, संचार बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि मंगल इस कुंडली में वर्ग उत्तम हो रहे हैं और गुरु और मंगल का प्रभाव व्यक्ति को दार्शनिक, चिंतन करने वाला, बेहतरीन नेचर वाला और श्रेष्ठ मति बुद्धि के लोगों के साथ मैत्री करने वाला बना देता है। मित्रों वाला भाव, वास्तु वाला भाव थोड़ा कन्फ्यूजन में है। दशमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में बैठना, अभी नक्षत्रों के ऊपर चर्चा करूंगा, घबराने की बात नहीं है। दशमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति का लाभ भाव में या भाग्य भाव में बैठना बहुत बेहतर माना जाएगा। ये एक अच्छे दशमांसा को रिलेट करेगा। शनि वहीं के अधिपति हैं, वहीं बैठे हैं, इस वजह से बड़ों का सुख, बड़ों का आशीर्वाद, भाग्य का लाभ और अपने कर्म को लेकर के जो ब्रॉड माइंडेड एक स्थिति होती है चीज़ों को समझने की, वो बहुत अद्भुत है। दशमांसा कुंडली में पराक्रम करके धन कमाना और वहाँ पे भी गुरु और मंगल का संबंध व्यक्ति को बहुत ही बेहतरीन बना रहा है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाएगी वो उतनी कम होगी, क्योंकि गुरु और मंगल की दशा इस कुंडली के लिए सर्वोत्तम और श्रेष्ठ जाने वाली हो सकती है। अभी आने वाली है वो दशा 2026 के अगस्त से लेकर के 2027 के जुलाई तक। अब ये जो ऐसी दशा है जहाँ इस दौरान, इस दशा काल में आपको जो चीज़ें प्राप्त होंगी वो हो सकता है कि उसका लाभ आपको जीवन भर मिलता रहे, लेकिन अगले ही पल में 2027 के जुलाई से लेकर के 2029 के दिसंबर तक की दशा में हमें सावधानी बरतनी होगी, लाजव्रत धारण करना होगा, चतुर्थी का व्रत आरंभ करना होगा। अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने से पहले, अपने आप को कंफ्यूज करने से पहले थोड़ा सोचना होगा, कंफ्यूज मत होने दीजिएगा। दशमांसा कुंडली में बुध और गुरु का जो संबंध बन रहा है वो आमने सामने का बन रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ भी गुरु और बुध का संबंध बन रहा था। यहाँ पे बुध चतुर्थ भाव में बैठे थे, नवम भाव के अधिपति होकर के, ये अच्छी बात है। शुक्र और चंद्रमा का 6वें भाव में बैठना दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा देगा। नवांश कुंडली के नवम भाव में सूर्य का बैठना व्यक्ति के सास, ससुर, साले,
जो जितने भी ससुराल से संबंधित होते हैं, इन सभी लोगों का सुख मिलता है, लेकिन वो थोड़े चापलूस या थोड़े से लालची भी होते हैं। ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। दशमांसा कुंडली अच्छी बनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर दशमांसा कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ मंगल का बैठना संघर्ष देने वाला बन रहा है। इतना ही नहीं, दशमांसा कुंडली में गुरु का तीसरे भाव में बैठना भी व्यापारिक नेचर को रख रहा है। लेकिन दशमांसा कुंडली में जो स्थिति बन रही है, यहाँ पे मंगल का प्रभाव गुरु से दृष्ट सूर्य जन्म कुंडली में तृतीयेश होकर के बैठे हैं, राहु 12वें भाव में। ये थोड़ा बहुत असंतुलन या धन को लेकर के व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं, वो विशेषतया सूर्य की दशा में और राहु की दशा में। दशाओं के क्रम में इस कुंडली में गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, मंगल की दशा में लाभ होगा। अब ये किसी भी तरीके का फायदा होगा, स्वास्थ्य से हो, संतान से हो, दाम्पत्य में हो, स्वास्थ्य के अतिरिक्त नौकरी हो, व्यापार हो, लाभ हो, यात्रा हो, सगे संबंधी इष्ट मित्र हो। ये कुंडली बहुत ही मोटी आवाज़ वाली है और गंभीर आवाज़ वाली है। ये कुंडली कई बार ऐसी हो जाएगी कि व्यक्ति के शरीर से उसके आवाज़ का कोई मैच ही न हो। यहाँ आवाज़ भारी, गंभीर और शंख की भांति ध्वनि करने वाला, बेहतरीन मानसिकता के साथ न्याय करने वाला, गंभीर वाणी वाला और बेहतरीन इंसान बना देता है। ऐसा दो कारण से हो सकता है, गुरु और सूर्य के केंद्र में होने के कारण, शुक्र के केंद्र में होने के कारण, और सबसे मजबूती से शनि के द्वितीय भाव में स्थिर राशि में बैठने के कारण। पुरुष राशि में बैठे हैं, इस वजह से पुरुष संतति का सुख भी व्यक्ति को मिलता रहता है। परिवार में पुरुष ज्यादा होते हैं, महिलाएं थोड़ी कम होती हैं। धन के आधार अगर अब भी और भी नक्षत्र के आधार पर बात करते हैं तो चंद्रमा के बारे में मैंने कहा ओम अग्नये नमः, और अगर बन पड़े तो कपास की जड़, अगर बन पड़े तो कपास की जड़ को अपने तर्जनी उंगली का 4 गुना करके किसी चांदी के ताबीज में भर के ओम अग्नये नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप करना चाहिए और वो ताबीज हमेशा धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। जो गुरु मंत्र है, गुरुवे नमः वाला नहीं, गुरु मंत्र जो आपके दीक्षा गुरु ने आपको दिया है। गुरुवार का दिन बहुत अच्छा है, सोमवार का दिन बहुत अच्छा है, शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा है और बुधवार का दिन बहुत अच्छा है। कमजोरी रहेगी आपको राहु की दशा में, कमजोरी रहेगी आपको केतु और राहु के अंतर में। इसके अतिरिक्त आपको थोड़ी बहुत परेशानी दाम्पत्य, परिवार और नौकरी में लेकर के शनि की दशा में थोड़ी बहुत परेशानी होगी। मतलब अभी हमें 2027 तक रगड़ करके बहुत अच्छे से काम कर देना है। शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। थोड़ी सी बात बता दूं, जितना ज़्यादा हो सकेगा शनि के काल में अपने आप को आइसोलेट करिएगा, अलग रखिएगा, धर्म करिएगा, मंत्र जपिएगा, गुरु दीक्षा ले लीजिए, चतुर्थी का व्रत आरंभ करिए, मंदिर दर्शन करिए, दान करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, लोगों को तीर्थ अपने पैसे से कराइए, गाय सेवा करिए, गाय का पालन करिए और अपने आप को एकांत में लेके जाइए। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने और घुसने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सारी चीज़ें अभी आपकी कुंडली में दशा कोई खराब नहीं चल रही, इस वजह से इत्मीनान रखने की आवश्यकता है। पर फिर भी मैं आपको होरा चक्र के आधार पर जो बातें बता दूं, उसमें बहुत सारे ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा के होरा में बैठे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी बुध की दशा में देखने को मिल रही है। वो 12वें भाव के अधिपति हैं, मंगल के संपर्क में हैं। हालांकि गुरु के प्रभाव में है तो बुध की दशा में व्यक्ति को धर्म, पूजा पाठ वगैरह मिलता रहता है। पर ये कुंडली अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि है, तो अष्टम भाव के अधिपति और मंगल का प्रभाव भी अष्टम भाव पे है। इस वजह से ये वापस मृत्यु के बाद वापस फिर से जन्म लेने वाली कुंडली है और ये सबसे बड़ा दुख होता है। याद रखिए 3 चीजें, माता वही श्रेष्ठ होती है जो अपने बच्चे को वापस जन्म न लेने दे, मतलब उसको इतना बढ़िया संस्कार दे दे कि वो मोक्ष को प्राप्त कर जाए। और दूसरा, जीवन वही श्रेष्ठ होता है जो दोबारा जीवन न दे, मतलब अपने जीवन को इतना बेहतर बनाना है कि हे परमात्मा, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना कर दीजिए कि मैं आपकी शरणागति में, आप ही में समा जाऊं, शिशुपाल की तरह, है ना। तो ये बात है। राहु का प्रभाव आपकी कुंडली को, आपके चंद्रमा को परेशान करेगा। इस वजह से शीतल जल, चांदी के बर्तन का इस्तेमाल, घर में सुखद माहौल बनाइए, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, निद्रा अच्छी लीजिए, प्राणायाम करिए, वास्तु देवता की पूजा करिए, कुल देवता की उपासना और अपने पितरों की पूजा, ये सब आपको नियमित रूप से करना होगा। इसके अतिरिक्त अब मैं नक्षत्रों पे चर्चा कर दूं तो चंद्रमा के बारे में मैंने बताया, सूर्य विशाखा में बैठे हैं, ये कई बार रुग्णता देते हैं, निष्ठा उतनी नहीं रहती, घर में कलह का वातावरण और व्यक्ति जिद्दी होता है। मंगल आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास सत्य बोलने की ताकत है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की ताकत है और व्यक्ति जिम्मेदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके पास समझने का गुण है, साहस और बल मंगल दे रहे हैं। बुध आपकी कुंडली को कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रम में दे रहे हैं और कई बार पति पत्नी के बीच प्रेम, समाज से मिलने वाला प्रेम, बच्चों से मिलने वाले प्रेम को भ्रमित कर रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं। गुरु पुष्य के बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पुष्य नक्षत्र पे जो कार्यक्रम बनाया था उसके बारे में चर्चा की थी। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र का है, वो व्ययी बना रहे हैं, माता को ऋण भी दे रहे हैं। शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, इस आधार पर आपकी कुंडली में ठीक ठाक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप गंभीर हैं, ये बहुत अच्छी बात है। राहु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आप में सूर्य की उपासना, हालांकि राहु और केतु की दशाएं आपकी कुंडली के लिए कष्टदायक होंगी, इस वजह से उस दौरान धन को और धर्म को बचा करके रखना होगा। पुष्य नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और अनुराधा और इसके साथ साथ ज्येष्ठा और मृगशीरा और रोहिणी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में दिशा आपके जन्म स्थान से जो बनेगी वो दक्षिण और पूर्व बनेगी। इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं। इस कुंडली में गाय का दान और गाय की सेवा बहुत आवश्यक है। शिव जी के मंदिर का दर्शन और शिव जी के मंदिर का धोना ये बहुत आवश्यक होगा। थोड़ी सी चर्चा मैं और भी 2-3 चीजों पे कर देता हूं। उच्च के गुरु आपकी कुंडली में बैठे हैं, ये बहुत ही विलक्षण होते हैं धर्म और आध्यात्मिक सुख के मामले में। पर जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर शनि मंगल का प्रभाव है। यात्रा करने से पहले विचार करना होगा, बहुत ही सावधानी से यात्रा करनी होगी। स्थिर रहें एक जगह। इस कुंडली का दाम्पत्य ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन सूर्य और शुक्र के कारण है, लेकिन मैं उसे खराब नहीं कहूंगा। नवमांश कुंडली में बुध और राहु का डिबेट होता है। केतु का प्रभाव है, शुक्र चंद्रमा, ये बहुत अच्छी बात है, मैंने बताई है। इस कुंडली में नौकरी से ज्यादा व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा और किसी भी स्थिति में खाने पीने का काम, कपड़े का काम, रेस्टोरेंट वगैरह का काम और काफी हद तक ट्रांसपोर्ट और खनन से संबंधित क्षेत्रों में भी काम किया जा सकता है। इस कुंडली में विदेश जाने की अगर स्थिति की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस कुंडली में बाहर जाने का भी सुख बहुत अच्छा मिल सकता है। पर कहीं क्यों जाएंगे जब 2 ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में बैठे हैं, तो अपने पास रहने की आवश्यकता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।